शिव शक्ति कैरियर एकेडमी बाराबंकी के यूट्यूब चैनल पर मैं राकेश वर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको समास के बारे में बताया था। उसमें मैंने समास में आपको अव्ययी भाव समास तक इसके बारे में पहले से मैं चर्चा कर चुका हूं। आज हम सब उसके आगे देखेंगे जो आपका समास है तत्पुरुष समास, इसके बारे में हम आज सब अध्ययन करेंगे। तो तत्पुरुष समास क्या है इसके बारे में आज डिटेल से जानेंगे, क्योंकि तत्पुरुष समास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में भी 1 से 2 प्रश्न देखने को अवश्य मिलते हैं। तो तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे। इसकी परिभाषा ये कहती है कि तत्पुरुष समास में द्वितीय पद या उत्तर पद की क्या होती है, उत्तर पद की प्रधानता होती है। तो प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय पद की प्रधानता दी गई है, क्योंकि हमारे 3 समास ऐसे हैं। अव्ययी भाव समास, उसमें प्रथम पद की प्रधानता दी जाती है। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। और बहुव्रीहि समास में एक दोनों पदों की कहीं ना कहीं अप्रधानता होती है। इसका मतलब किसी विशेष अर्थ में होता है। तो 3 ऑप्शन आपके वो पूरी तरह से तैयार हैं। और चौथे ऑप्शन पे ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। और इसका जब हम विग्रह करेंगे तो जो हमारे कारक चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह लगा करके तब हम इसका क्या करेंगे, विग्रह करेंगे। यानी कोई भी समास दिया गया होगा और उस समास को हम अगर विग्रह करने पर अगर हमें कारक चिन्हों का प्रयोग करना पड़ा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो हमारा तत्पुरुष समास कहलाएगा। अब कारक चिन्ह होते क्या हैं, आइए कारक चिन्ह के बारे में पहले जान लें। कारक और इनकी विभक्तियां, कारक और इनकी विभक्तियां, इस टॉपिक में हम देख लेंगे कारक क्या होते हैं और विभक्तियां क्या होती हैं। तो कारक और विभक्तियों को जानने के लिए पहले हम इस टॉपिक को देख लेंगे। उसके बाद में हम तत्पुरुष समास का जो हमारा पहला पार्ट होगा, यानी कर्ता और संबोधन को छोड़ दिया जाता है, तो पहले पार्ट में हम इसके बारे में बात करेंगे। किसमें? इसमें हम बात करेंगे जो कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म वाला टॉपिक हम बाद में बात कर। सबसे पहले हम कर्म ही पढ़ेंगे, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये बताना इसलिए एक्स्ट्रा पड़ रहा है, ये कारक चिन्ह का टॉपिक है, इसको यहाँ नहीं बताना चाहिए, लेकिन 1 मिनट में मैं इसको देख लेता हूँ कि ये कारक कहाँ से या इसकी विभक्तियाँ क्या क्या दी गई हैं। तो कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए फिर इसके बाद में अपादान में भी हो जाएगा से, ये अलग होने के अर्थ में होगा। अलग होना, कोई भी चीज़ दिया होगा अगर उसके अलग होने के अर्थ के बारे में बात की गई होगी तो अपादान हो जाएगा। उसके बाद में संबंध में अगर हम बात करें का, के और की, ये सारे शब्द हमारे दिए गए होंगे। उसके बाद में हमारा है अधिकरण। तो ये हमारे दिए गए हैं विभक्तियों से संबंधित। अधिकरण में कोई भी शब्द दिया गया होगा, में और पर करके उसका हम विग्रह करेंगे। तो कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का के की और अधिकरण में पर, और लास्ट जो होगा हमारा वो होगा संबोधन हे और अरे करके, यहाँ पर इसकी विभक्ति होती है हे या अरे करके। तो हमने बताया कि संबोधन कारक और कर्ता कारक को छोड़ करके अगर कोई भी समास में अगर उसका विग्रह किया गया है और विग्रह करने के बाद अगर विभक्ति लगाई गई है तो इसका मतलब वो समास हमारा कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। तो आइए, कर्ता कारक मैंने बताया आपको नहीं पढ़ना है और संबोधन कारक आपको नहीं पढ़ना है। तो अब जब कर्ता कारक हमारा छूट गया तो सबसे पहले पे अगर हम बात करें कौन सा है, कर्म कारक है, तो हम पढ़ेंगे पहले पे कर्म कारक। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें तो किस नंबर पर चल रहा है, ये चल रहा है हमारा नंबर 2 पे।
तो कर्म कारक के बारे में आज हम सब पढ़ेंगे और स्टार्ट करते हैं यहाँ पर तत्पुरुष समास के बारे में, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये जो कर्म कारक है, या इसको ऐसे भी पूछ सकता है, दूसरे नाम से भी पूछ सकता है। तत्पुरुष समास के बारे में मैंने बताया। तो तत्पुरुष समास एक ऐसे समास की अगर हम बात करें तो तत्पुरुष समास में जो मैंने बताया कि सबसे पहला स्टार्ट कौन सा होगा, सबसे पहला स्टार्ट होगा आपका कर्म तत्पुरुष। कौन सा स्टार्ट होगा? कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष, इसको कर्म तत्पुरुष कहेंगे। लेकिन ये किस नंबर पर था? कर्ता ने कर्म को, इसका मतलब दूसरे नंबर पर था, तो इसको हम कह सकते हैं कि द्वितीय तत्पुरुष। द्वितीय तत्पुरुष ऐसा भी नाम मिल सकता है, द्वितीय तत्पुरुष। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, इसकी परिभाषा क्या होगी? जो हमारा कर्म तत्पुरुष दिया गया है, इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा इसकी ये होगी कि जो कर्म तत्पुरुष की विभक्ति होती है, कर्म तत्पुरुष की विभक्ति होती है, उसको अगर हम समस्त पद में देखें तो वो वहाँ से लुप्त हो जाएगी। अगर हम विग्रह की बात करें तो वही विभक्ति हमारी लगा करके तब हम उसका विग्रह करेंगे। तो कर्ता ने कर्म को, अब हम विग्रह जब करेंगे तो को शब्द हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यानी को का क्या हो जाएगा? को का लोप या लुप्त हो जाएगा। या विग्रह करेंगे तो हमारा विग्रह करने पर क्या निकल के आएगा? को शब्द निकल के आएगा। देखते हैं। अब हम बात करें एक एक समास की। जैसे आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में समस्त पद, समस्त पद क्या होता है और समास विग्रह क्या होता है, इस शब्दावली के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। तो समस्त पद वो होता है, समस्त पद भी इसको बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं सामासिक पद। क्या बोलते हैं? सामासिक या समस्त पद। तो समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। और समास विग्रह की अगर बात करें तो समस्त पद या सामासिक पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? समास विग्रह कहलाती है। तो हम इस शब्द में, इसमें हम कोई शब्द रखेंगे समस्त पद से संबंधित और उसके बाद में हम इसका विग्रह करेंगे। जैसे एक शब्द दिया गया है गगन, गगन चुंबी, गगन चुंबी। अब ये शब्द दिया गया है तो मैंने लिखा कि को का लोप, इसका मतलब इसके अंदर को शब्द आपका नहीं है। लेकिन जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? वहाँ पर को विभक्ति लगा करके ही इसका विग्रह कर पाएंगे। गगन चुंबी, तो गगन चुंबी का मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गगन को चूमने वाला। यही तो बन के आएगा, गगन को चूमने वाला। इसका मतलब मैंने बताया विग्रह करने के बाद को विभक्ति यहाँ पर लगेगी तभी इसका विग्रह होगा। और अगर गगनचुंबी को अगर हमें समस्त पद में लाना है तो इस को का क्या हो जाएगा? ये को हमारा लुप्त हो जाएगा या गायब हो जाएगा, यहाँ से इसको हटाना होगा। तो गगन को चूमने वाला। उसके बाद में हम बात करें अगले एग्जाम्पल की। जैसे लिखा हुआ है रथ चालक, रथ चालक एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब रथ चालक को आपको बताना है कि इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? फिर वही हो जाएगा रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला। अब यहाँ पर भी को निकल के आएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें एक और शब्द है, जैसे लिखा हुआ है स्वर्ग प्राप्त। क्या लिखा हुआ है? स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त के बारे में बात करें, यह एक शब्द दिया है माखन चोर, माखन चोर ऐसा दिया हुआ है। स्वर्ग प्राप्त, इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्वर्ग को प्राप्त, को निकल के आया इसका विग्रह करने के बाद। माखन चोर, इसका मतलब हो जाएगा माखन को चुराने वाला। यानी कहने का मतलब यही है कि जितनी बार भी हम विग्रह करेंगे उतनी बार क्या होगा? आपका कर्म तत्पुरुष में को शब्द निकल करके आपका आएगा, तभी आपका ये विग्रह होगा। तो इस तरह से ये हमारा कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि विग्रह में को शब्द निकलना अति आवश्यक है। उसके बाद में हम बात करें, कर्म तत्पुरुष हमारा हो गया है, कर्ता हमें नहीं पढ़ना है, कर्म हो गया है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे करण तत्पुरुष।
नंबर 3 पे हम बात करें करण तत्पुरुष, तो कौन सा करण तत्पुरुष है? करण तत्पुरुष की आपकी विभक्ति के बारे में बात की गई है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो करण, करण तत्पुरुष हो जाएगा। और यहाँ पे जो द्वितीय लिखा हुआ है इसी को हम क्या करेंगे? इसको कर देंगे तृतीया, तृतीया तत्पुरुष बन जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पे जो को लिखा है, यानी कर्ता ने कर्म को करण से या फिर के द्वारा, 2 विभक्तियां लगा करके इस बार हमको क्या करना है? उसका विग्रह करना है। यानी कोई भी शब्द दिया गया होगा, कोई भी समस्त पद या सामासिक पद दिया गया होगा, उसका अगर हम विग्रह करेंगे और विग्रह करने के बाद अगर उसमें आपका से या के द्वारा अगर आपका विग्रह करने पर मिलता है तो इसका मतलब हमारा हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो हमारा समास करण तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। अगर हम बात करें करण तत्पुरुष में सबसे पहला जो शब्द होगा हमारा से, जैसे लिखा हुआ है रस भरा। एक अगर हम बात करें, एक शब्द दिया है रस भरा, रस भरा शब्द लिखा हुआ है। एक शब्द है करुणा, करुणा पूर्ण, रस भरा शब्द लिखा हुआ है। रस भरा से अगर हम बात करें, इसका विग्रह करेंगे क्या हो जाएगा? विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? रस से भरा, रस से भरा। अब विग्रह करने के बाद से आया, इसका मतलब रस भरा का विग्रह करने पर अगर से आया तो जब से आ चुका है इसका मतलब वो समास कौन सा समास है? करण तत्पुरुष है। अगर आपका ऑप्शन में करण तत्पुरुष दिया है तब हमें करण तत्पुरुष को फिल करना है। अगर ऑप्शन में करण तत्पुरुष नहीं दिया है तो जो हमारा तत्पुरुष समास है उस तत्पुरुष समास के विकल्प को ही फिल करना है, क्योंकि ये तत्पुरुष समास के ये पार्ट हैं या उसके भेद हैं। करुणा पूर्ण एक शब्द दिया गया है, इसका जब हम विग्रह यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण। तो इस तरह से संबंधित वर्ड कोई भी दिए गए हैं, अगर आप इसका विग्रह करने पर अगर आपका से विग्रह किया जाता है तो वो हमारा करण तत्पुरुष कहलाएगा। जैसे एक शब्द दिया हुआ है शोकाकुल, शोकाकुल एक शब्द दिया गया है। अब शोकाकुल दिया गया है तो आप अब शोकाकुल को विग्रह करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा शोकाकुल का विग्रह? जैसे एक और शब्द है, याद आया, मनमौजी, या फिर एक शब्द है मनचाहा। मनमौजी है, मनचाहा है, तो मनमौजी का भी जब आप विग्रह करेंगे या आप इसका मनचाहा का विग्रह करेंगे, या फिर एक शब्द है रोग, रोग पीड़ित, ये भी शब्द आपका दिया गया है। इस तरह से संबंधित ये शब्द हैं। अब आप अगर शोकाकुल की बात करें, शोकाकुल वो परिवार होता है, जैसे किसी के परिवार में अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जो वो व्यक्ति होगा, जो व्यक्ति के जो वो परिवार होंगे, परिवार वाले जो व्यक्ति हैं वो हमारे शोकाकुल परिवार होंगे। तो शोकाकुल, अब हम बात करें तो शोकाकुल का विग्रह क्या हो जाएगा? होगा शोक से आकुल, शोक से आकुल, यही हमारा हो जाएगा शोकाकुल। विग्रह करेंगे फिर से निकल के आएगा मनमौजी, इसका मतलब हो जाएगा मन से मौजी। लोग बोलते हैं कि बहुत मनमौजी हैं, मनमौजी मतलब मन के मौजी, इसका मतलब मन से जो व्यक्ति मौजी होगा तो वो हमारा मनमौजी कहलाएगा। उसके बाद में लिखा है मनचाहा, इसका मतलब ये होगा कि मन से चाहने वाला, मन से चाहने वाला, तो से शब्द से क्या हो जाएगा? मनचाहा हो जाएगा। उसी तरह से रोग पीड़ित दिया हुआ है, इसका मतलब रोग से पीड़ित, वो हमारा रोग पीड़ित हो जाएगा। तो विग्रह करने पर अगर से विभक्ति कहीं पर भी मिलेगी, इसका मतलब वो समास हमारा करण तत्पुरुष कहलाएगा या तृतीया तत्पुरुष कहलाएगा, या फिर आपका तत्पुरुष समास का भेद है तो तत्पुरुष समास कहलाएगा। तो इस तरह से इसके 2 भेद हो चुके हैं। उसके बाद में हम बात करें कर्ता ने कर्म को करण से, उसके बाद में संप्रदान, कौन सा होगा? संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष के बारे में हम बात करेंगे। तो संप्रदान तत्पुरुष नंबर
4 पे आएगा। 3 तक हम बात कर चुके हैं। अगर दूसरे क्रम की बात करें तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है कर्म तत्पुरुष और करण तत्पुरुष। अब हम नंबर 3 पे यहाँ बात करेंगे। जो तीसरे नंबर पे बात हो रही है करण हो गया है। उसके बाद में अब हम बात करेंगे संप्रदान के, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। लेकिन नंबर पे किस चल रहा था, तो ये चौथे नंबर पे इधर से चल रहा था, तो ये हो जाएगा, इसको बोलेंगे चतुर्थ तत्पुरुष, चतुर्थ तत्पुरुष। अब संप्रदान का जो विभक्ति होती है वो क्या है, तो संप्रदान के लिए, के लिए, इसका मतलब जो के लिए दिया गया है अगर हम उसका विग्रह करेंगे तो के लिए हमारा क्या होना चाहिए, बार बार आना चाहिए, या फिर समस्त पद में, या फिर समस्त पद में के लिए का क्या हो जाए, लोप हो जाए। जैसे अब यहाँ पे आप इस बॉक्स में लिखेंगे समस्त पद या फिर सामासिक पद, है ना, दोनों एक ही नाम है, और इधर आपका क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। यानी समास का आप क्या करेंगे, विग्रह करेंगे, और विग्रह करने के बाद जब भी आपका कारक विभक्ति के अंतर्गत हम देखें अगर के लिए मिलता है, जैसे कहा जाए एक शब्द आपको देखने को मिलेगा, जैसे लिखा हुआ है रसोई घर, रसोई घर, रसोई घर, तो रसोई घर का विग्रह करेंगे क्या हो जाएगा, के लिए विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब रसोई के लिए, रसोई के लिए घर, यही तो होगा। रसोई घर आप उसी को तो बोलते हैं, रसोई आप उसी को तो बोलते हैं जो रसोई के लिए बना हुआ है, यानी खाने पीने की से संबंधित जो वस्तुएं जहाँ पर रखी जाती हैं वही हमारा क्या कहलाएगा, रसोई घर कहलाएगा। उसके बाद में एक शब्द दिया है यज्ञशाला। तो हमने बताया कि अगर संप्रदान तत्पुरुष में अगर आपका विग्रह करने के बाद अगर के लिए अगर शब्द से या कारक चिन्ह से विभक्ति यहाँ पर निकल के आती है तो वो समास हमारा क्या कहलाएगा, संप्रदान तत्पुरुष कहलाएगा, या चतुर्थ तत्पुरुष कहलाएगा, या फिर तत्पुरुष समास का ही वो भेद है। यज्ञशाला, अब उसी तरह से यज्ञ को लिखेंगे यज्ञ के लिए, यज्ञ के लिए शाला, भी हो जाएगा। इसका मतलब इसमें भी वही के लिए शब्द आपका निकल करके आ गया। उसके बाद में एक शब्द दिया गया है देशभक्ति, 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 इसका मतलब क्या होगा, अगर हम इसका भी विग्रह करें देश के लिए, देश के लिए भक्ति, इसमें भी आपका के लिए निकल के आ गया। इसका मतलब के लिए शब्द अगर आपका विग्रह करने के बाद निकला तो वो हमारा क्या कहलाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। उसके बाद में अगला एक एग्जाम्पल है आराम, आराम कुर्सी, आराम कुर्सी का भी विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा आराम के लिए, आराम के लिए कुर्सी, यानी एक ऐसी कुर्सी जिस पे आप आराम करें, है ना, वो कुर्सी, आराम कुर्सी एक अलग कुर्सी आती है ना, वो आपकी आराम कुर्सी कहलाएगी। जैसे एक शब्द लिखा हुआ है आपका आराम कुर्सी के बाद अगर हम बात करें कृष्णा अर्पण, एक शब्द इसी से संबंधित दिया गया है, कृष्णा अर्पण, कृष्णा अर्पण, या फिर एक शब्द दिया है माल गोदाम, माल गोदाम, है ना, दो एग्जाम्पल और है इससे संबंधित। तो कृष्णा अर्पण दिया हुआ है, कृष्णा अर्पण का जब हम विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए अर्पण, कृष्ण के लिए अर्पण, यानी विग्रह करने पर फिर यहाँ पर के लिए आ गया। उसके बाद में माल गोदाम, माल गोदाम, इसका जब विग्रह करेंगे तो हो जाएगा माल के लिए, माल के लिए गोदाम। तो ये इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपके उदाहरण दिए हुए थे। रसोई घर दिया गया है, रसोई घर का विग्रह करेंगे रसोई के लिए घर, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, कृष्णा अर्पण, कृष्ण के लिए अर्पण, और माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। यानी विग्रह करने के बाद अगर भी
अगर आपका के लिए विभक्ति अगर कहीं पर मिलती है तो वो हमारा समास कहलाएगा संप्रदान तत्पुरुष, या चौथे नंबर पर आएगा तो चतुर्थ तत्पुरुष, या फिर आपका कुल अगर हम बात करें तो ये तत्पुरुष समास का भेद हो चुका है। इसके बाद में जो संप्रदान तत्पुरुष के बाद में आएगा अब आपका अपादान तत्पुरुष। अपादान में मैंने आपको बताया कि इसमें भी से शब्द मिलेगा, लेकिन उस जो से शब्द दिया गया है वो शब्द आपका एक ऐसा शब्द होगा जो आपका अलगाव की बात करेगा, या अलग होने के अर्थ में अगर आपको देखने को मिला तो वो समास हमारा कहलाएगा अपादान समास। अब यहाँ पे नंबर 4 पे हम बात करेंगे। नंबर 4 पे बात करें अपादान, अपादान, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष ये हमारा 4 नंबर पे है, लेकिन हम पढ़ किस पे रहे थे, ये पंचम हो जाएगा, पंचम तत्पुरुष के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। अब अपादान से मैंने बताया से होगा, लेकिन अलग के अर्थ में, अगर आपका अलग होने के अर्थ में अगर बात की गई है और से विभक्ति निकल के आएगी, लेकिन अलग होना चाहिए। जैसे एक शब्द दिया गया है, अगर हम बात करें समस्त पद की, ये इधर समस्त पद दिया गया है और दूसरी तरफ हमारा क्या दिया गया है, विग्रह दिया गया है। अब समस्त पद में एक शब्द है आपका, जैसे लिखा हुआ है पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। अब इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, पथ से भ्रष्ट। इसका मतलब जाना था रास्ते से वो भटक गए, जाना था किसी दूसरे रास्ते पर, लेकिन वो कहाँ चले गए, किसी दूसरे रास्ते पर चले गए, और क्या हुआ, वो पथ से पूरी तरह से भटक गए। अगले शब्द की अगर हम बात करें, जैसे एक शब्द लिखा हुआ है पाप मुक्त, क्या शब्द दिया हुआ है, पाप मुक्त। पाप मुक्त का भी विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, कहते हैं पापों से मुक्ति मिल गई। इसका मतलब ये पूरी तरह से अलग होने के बारे में ही बात कर रहा है। तो पाप मुक्त का मतलब हो जाएगा पाप से मुक्त। या फिर एक शब्द दिया गया है आकाशवाणी, आकाश, आकाश वाणी। या फिर एक शब्द दिया गया है गुणहीन, या एक शब्द दिया गया है देश निकाला, देश निकाला। ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं 4-5 जो आपके गुणहीन पूछा जा चुका है UPSSC में एक बार। तो आपका आकाशवाणी, इसका मतलब कोई एक ऐसी वाणी है जो आपकी आकाश से आ रही है। तो आकाशवाणी यहाँ पर हो जाएगा, इसका हम विग्रह करेंगे आकाश से वाणी का मतलब आवाज़। इसका मतलब कोई वाणी कहाँ से आ रही थी, आकाश से, और वो आकाश से जब यहाँ तक आई, इसका मतलब वो भी से हमारा क्या हुआ, वो भी हमारा अलगाव के बारे में ही बात कर रहा था। अब उसके बाद में गुणहीन दिया है। गुणहीन कोई भी शब्द दिया गया होगा, उसमें अगर हीन शब्द लगा हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा वो भी हमारा अपादान तत्पुरुष या पंचम तत्पुरुष या तत्पुरुष समास के भेद के अंतर्गत ही आएगा। तो गुण से हीन, यानी उसके पास गुण नहीं है, गुणों की कमी है, तो गुण से हीन हो जाएगा। या फिर जैसे एक और एग्जांपल दिया जाए बलहीन, बलहीन, बलहीन भी इसी के अंतर्गत आएगा, बल से हीन इसका विग्रह हो जाएगा। या फिर जैसे दिखा हुआ देश निकाला, यानी एक देश में थे दूसरे देश में इनको हटा दिया गया, कहा गया इस देश से इनको निकाला जाए। इसका मतलब वहाँ पर फिर वही चीज़ हो गया, इनको अलगाव कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो ये जब इसका विग्रह करेंगे हो जाएगा देश से निकाला, देश से निकाला यानी निकाल दिया गया, इसका मतलब वो भी अलग के अर्थ में। अगला शब्द है बलहीन। बलहीन का मतलब हो जाएगा जिसके पास बल ना हो, बल से हीन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द थे जो आपके अपादान तत्पुरुष में इसके बारे में बात की गई है। अब अपादान के बाद अगर हम बात करें, अपादान के बाद में हम बात करेंगे तो आएगा आपका संबंध कारक। संबंध के बारे में बात होगी। जिस क्रम में आपको मैंने कारक चिन्ह पढ़ाए हैं उसी क्रम में मैं आपको तत्पुरुष समास के जो भेद दिए गए हैं उनके बारे में बात होगी। तो सबसे पहले नंबर पे बताया विभक्ति में कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, उसके बाद में आपका हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष इसका मतलब यहाँ पे 5वें क्रम पे चल रहे थे, अब चलेंगे हम षष्ठम
षष्ठम तत्पुरुष पे। और जब संबंध तत्पुरुष होगा तो संबंध में मैंने बताया कि कोई भी आपकी विग्रह जब आप करेंगे तो का, के और की, का, के, की, यानी विग्रह करने पर इन 3 कारक चिन्हों का अगर आपका विग्रह करने के बाद निकलता है तो वो हमारा हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। जैसे एक शब्द आपका लिखा हुआ है संबंध तत्पुरुष की अगर हम बात करें, जैसे एक शब्द लिखा हुआ है राजपुत्र, राजपुत्र, या फिर एक शब्द है शिवालय, क्या लिखा हुआ है, शिवालय। 2 शब्द दिए गए हैं। राजपुत्र का मतलब ये हो जाएगा, अब इसको हम जब विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा राजा का पुत्र। विग्रह करने के बाद क्या हुआ, का शब्द यहाँ पर फिर आ गया, या का विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया गया। उसके बाद शिवालय, शिवालय किसको बोलेंगे, शिव का आलय, आलय माने होता है घर, भगवान शिव का आलय, यानी उसी को हम बोलेंगे शिव का आलय। उसके बाद में एक शब्द दिया है गंगा जल, क्या दिया हुआ है, गंगा जल। एक शब्द दिया है आपका पुस्तकालय, गंगा जल, इसका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा गंगा का जल, क्या हो जाएगा, गंगा का जल, यानी गंगा का जल विग्रह करने के बाद वो शब्द हो जाएगा आपका, बन जाएगा गंगा जल। जब कहेंगे तो विग्रह करने के बाद विभक्ति क्या निकल के आएगी, का, और का निकल के आएगी, इसका मतलब हमारा वो संबंध तत्पुरुष कहलाएगा। उसके बाद में हम बात करें विद्यासागर, एक शब्द दिया गया है विद्यासागर, या फिर एक शब्द दिया गया है विभागा अध्यक्ष, विभागा अध्यक्ष, या फिर एक शब्द और आपका इसी से संबंधित आता है। जैसे आपका एक शब्द दिया गया है राष्ट्रपति, क्या दिया गया है, राष्ट्रपति, या फिर एक शब्द इसी से संबंधित और है सेना नायक। ये सारे शब्द दिए गए हैं। अब पुस्तकालय दिया गया है, पुस्तकालय का भी विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा पुस्तक का आलय, जैसे शिवालय दिया हुआ था वैसे पुस्तकालय हो जाएगा। उसी तरह से विद्यासागर, तो इसका मतलब हो जाएगा जो विद्या का सागर है उसी को तो कहेंगे विद्यासागर। फिर विभागाध्यक्ष, कोई भी विभाग दिया गया होगा उस जो विभाग होगा वो विभाग का क्या होगा, अध्यक्ष, उसी को हम कहेंगे विभागाध्यक्ष। राष्ट्रपति, इसका मतलब कोई भी राष्ट्र है, जैसे भारत ही राष्ट्र है, बहुत सारे राष्ट्र हैं, राष्ट्र का पति ही क्या कहलाएगा, राष्ट्रपति। और भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। उसके बाद में सेना नायक, सेना का नायक, जो सेना का नायक होगा उसी को तो हम कहेंगे सेना नायक। इसका मतलब जितने भी हमारे का विभक्ति निकलने के बाद या विग्रह हुआ है और सब में हमारा क्या हुआ है, का विभक्ति देखने को मिली है। अगर कोई भी समास आपका दिया गया है और उस समास का हम विग्रह करने के बाद देखेंगे अगर का के की विभक्ति होने पर उसका विग्रह हो रहा है तो एक ऐसा समास संबंध तत्पुरुष या षष्ठम तत्पुरुष या तत्पुरुष समास के अंतर्गत वो भी हमारा आएगा। उसके बाद में संबंध हो चुका है, संबंध तत्पुरुष कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की। उसके बाद में संबंध के बाद में हम बात करेंगे अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। अब यहाँ पे संबंध तत्पुरुष के बारे में अगर हम बात करें, संबंध तत्पुरुष के बारे में बात करें तो संबंध तत्पुरुष ये हमारा षष्ठम क्रम पे चल रहा था, षष्ठम क्रम पे चल रहा था। अब सप्तमी तत्पुरुष के बारे में बात होगी और संबंध में 2 शब्दों को आपको विग्रह करना है। जैसे आपका एक शब्द दिया है में और एक शब्द दिया है आपका पर, यानी विभक्ति करने के बाद या अगर हम कोई भी शब्द दिया गया है और उसकी अगर हम विभक्ति कर दें और विभक्ति करने के बाद क्या हो, वहाँ पर हमें में और पर से संबंधित कोई भी कारक अगर आपको देखने को मिला
तो वो समास हमारा अधिकरण तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष या फिर तत्पुरुष समास के भेद के अंतर्गत आएगा। जैसे एक शब्द दिया गया है आप बीती, क्या दिया है? आप बीती, इसका आप विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप पर बीती, है ना। तो विग्रह करने पे क्या हुआ? पर निकला, और पर जैसे ही निकला इसका मतलब वो हमारा समास क्या कहलाएगा? अधिकरण तत्पुरुष कहलाएगा। या में शब्द में अगर हम इससे संबंधित अगर हम बात करें, जैसे कहा जाए एक शब्द आता है शोकमग्न, एक शब्द है शोकमग्न, शोकमग्न, या एक शब्द है कवि श्रेष्ठ। कौन सा शब्द है? कवि श्रेष्ठ। तो शोकमग्न का जब आप विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? शोक में मग्न। या कवि श्रेष्ठ के बारे में बात की गई है तो कवि में क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ। एक शब्द और इसी से संबंधित याद आ रहा है, जैसे दिया गया है पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, या फिर इसी से संबंधित एक वर्ड शब्द है आपका कृषि प्रधान। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम और कृषि प्रधान। या फिर एक शब्द और है इसी से संबंधित, जैसे आपका दिया है आनंद मग्न। क्या है? आनंद मग्न। ये लगभग इससे संबंधित शब्द दिए गए हैं जो महत्वपूर्ण विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इनको ध्यान देना है। शोकमग्न, जब आप इसका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा शोक में मग्न। विग्रह किया, विग्रह करने के बाद क्या हुआ? में विभक्ति फिर यहाँ से निकल के आई। या फिर कवि श्रेष्ठ दिया गया है तो कवि श्रेष्ठ में क्या करेंगे? कवि में श्रेष्ठ, या कवियों में श्रेष्ठ हो जाएगा। या फिर पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम उसको कहेंगे जो पुरुषों में उत्तम हो, उसी को हम कहेंगे पुरुषोत्तम। कृषि प्रधान देश, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसका मतलब होगा कि कृषि में प्रधान। और अंतिम शब्द इससे संबंधित दिया गया है आनंद मग्न, आनंद मग्न, इसका मतलब आनंद में मग्न। तो ये इस तरह से हमारे ये तत्पुरुष समास से संबंधित ये भेद हो जाएंगे। इसके बाद में तत्पुरुष समास का ही भेद एक है नए समास आता है। नए समास भी बात करता है, तो इसको हम देख लेंगे। अगर कोई भी समास के अंतर्गत आपका विग्रह करने के बाद में या पर विभक्ति निकल के आती है तो ऐसा समास अधिकरण तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष कहलाएगा। और यहाँ पर आप बीती दिया गया है, आप पर बीती, शोक में मग्न, कवियों में श्रेष्ठ, पुरुषों में उत्तम, कृषि में प्रधान, आनंद में मग्न। यानी विग्रह करने के बाद ऐसी कंडीशन अगर देखने को मिल रही है तो वो समास हमारा क्या कहलाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाएगा। इस तरह से इससे संबंधित जितने भी आपके महत्वपूर्ण उदाहरण दिए गए हैं मैंने आपको बता दिया है। इसका ही एक पार्ट आता है आपका नए समास, देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको वहाँ से भी प्रश्न, वैसे बहुत कम देखने को मिला है, लेकिन अगर आपका इस तरह से संबंधित कोई शब्द दिया गया है तो बताते हैं आपको हम आज कि नए समास क्या होता है, जो इसी का भाग है। नए समास, नए समास इसी के अंतर्गत आएगा। नए समास का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा शब्द दिया गया हो जिसका एक जो अर्थ हो, उस समास का अर्थ हो, और वो समास हमारा क्या कहलाएगा? कहने का मतलब कोई एक ऐसा शब्द दिया गया हो जिसका निषेध सूचक अर्थ निकल के आ रहा हो, वो हमारा नए समास कहलाएगा। या नकारात्मक शब्द निकल के आ रहा हो, निषेध सूचक शब्द की अगर हम बात करें, या नकारात्मक शब्द की अगर हम बात करें, नकारात्मक शब्द, निषेध सूचक या नकारात्मक। अब जैसे एक शब्द दिया गया है, समस्त पद का एक हम चार्ट बनाएंगे, या सामासिक पद इसी को बोलते हैं, और इधर हमारा क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा। अब एक शब्द दिया गया है आपका अधर्म, अधर्म शब्द दिया गया है। जब आप इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह करने के बाद क्या हो जाएगा? अधर्म का मतलब जिसका धर्म ना हो,
जिसका धर्म ना हो और ना निकल के आया, इसका मतलब क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा नकारात्मक या निषेध सूचक शब्द। यह एक शब्द दिया गया है गैर वाजिब। गैर वाजिब यानी जो वाजिब ना हो। या एक शब्द और दिया गया है आपका इसी से संबंधित, जैसे एक शब्द लिखा हुआ है नापसंद। नापसंद, नापसंद का मतलब जो पसंद ना हो। जो पसंद ना हो उसी को तो हम बोलेंगे नापसंद। यानी कहने का मतलब यही है कि कोई भी शब्द आपका दिया गया है और वो शब्द एक इसी से संबंधित एक वर्ड और याद आ रहा है, जैसे दिया है आपका अनावश्यक। अनावश्यक, अनावश्यक का मतलब क्या, कहते हैं आपने ये कार्य अनावश्यक किया है, तो अनावश्यक का मतलब जो आवश्यक ना हो। अब वही तो अनावश्यक होगा। इसका मतलब हम जब भी विग्रह करेंगे तो ना शब्द वहाँ पर निकल के आएगा, और ना निकलेगा इसका मतलब उसका अर्थ क्या होगा, निषेध सूचक या नकारात्मक होगा। और कोई भी समास में अगर निषेध सूचक या नकारात्मक अर्थ देने के अर्थ में या विग्रह करने पर अर्थ निकल रहा है तो वो समास हमारा नए समास कहलाएगा। इस तरह से हमारा जो तत्पुरुष समास है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और विग्रह करने के बाद आपको देखना है विभक्ति अगर लगी हुई है तो वो समास हमारा नए समास कहलाएगा। हम जल्द ही अगले वीडियो में आपको मिलेंगे, फिर आपसे जो आपका कर्मधारय समास है उसके बारे में अगले वीडियो में आपसे हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।